दो पुलिस अधिकारी प्रेसिडियो हाइट्स के कोहरे में एक आदमी को रोकते हैं। उसके हाथों पर खून लगा है। महज 2 ब्लॉक दूर पॉल स्टाइन नाम का एक टैक्सी ड्राइवर अपनी कैब में मृत पड़ा है। रेडियो पर अपराधी का गलत हुलिया बताया जाता है, इसलिए अधिकारी उसे जाने देते हैं। वो ठीक उनके सामने से निकलकर सैन फ्रांसिस्को की काली रात में ओझल हो जाता है। तारीख है 11 अक्टूबर 1969। ज़ोडिएक किलर उस इकलौते जाल से बच निकलता है जो कभी उसके लिए बिछाया गया था। वो मुलाकात ज़ोडिएक के सबसे करीब पहुंचने का इकलौता मौका थी। वो उत्तरी कैलिफोर्निया में कम से कम 5 लोगों की हत्या करता है, अखबारों को कोड में संदेश भेजता है, उन पर एक क्रॉस वाले घेरे का निशान बनाता है, उन्हें छापने की मांग करता है, वरना और हत्याएं करने की धमकी देता है। 4 कूटलेख या क्रिप्टोग्राम दशकों तक दुनिया को चुनौती देते हैं। 2 सुलझा लिए जाते हैं, एक को सुलझाने में 51 साल लग जाते हैं। सबसे छोटा संदेश, जो सिर्फ 13 अक्षरों का है, उसमें कथित तौर पर उसका असली नाम छिपा है। दिसंबर 2025 में एक एआई इसे सुलझाने का दावा करता है। डेविड फेराडे 17 साल का है, एक शांत लड़का जिसे इंजीनियरिंग से लगाव है, और वो अपने दोपहर उन डिज़ाइनों को बनाने में बिताता है जिन्हें देखकर उससे दोगुनी उम्र के शिक्षक भी दंग रह जाते हैं। बेटी लू जेनसन वो लड़की है जिस पर सबकी नज़र ठहर जाती है, इसलिए नहीं कि वो कोशिश करती है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी मौजूदगी ही कमरे में जान फूंक देती है। वो लगातार कॉलेज के बारे में बातें करती है। उसने अपने भविष्य की योजना पहले ही बना ली है। 20 दिसंबर 1968 को डेविड बेटी लू को पहली डेट के लिए पूछता है। वो हाँ कह देती है। डार्लिन फेरिन अपनी बेटी के सोने के बाद पेंटिंग बनाती है। उसकी पुरानी भूरे रंग की कॉर्वेयर कार वैलेजो में काफ़ी मशहूर है। दोस्त उसे दूर से ही पहचान लेते हैं। सेसिलिया शेफर्ड कॉलेज की पढ़ाई के बीच वीकेंड पर लेक बैरियसा के पास हाइकिंग के लिए जाती है। पॉल स्टाइन अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए रात भर सैन फ्रांसिस्को में टैक्सी चलाता था। उसका एक साथी याद करते हुए कहता है कि वो हमेशा कहता था कि उसकी डिग्री बस पूरी होने वाली है। उनमें से किसी के पास भी डरने की कोई वजह नहीं थी, कम से कम तब तक तो नहीं। आइए जानते हैं कि ये केस शुरू से ही इतना खौफनाक क्यों था। 20 दिसंबर 1968 को डेविड और बेटी लू लेक हरमन रोड पर एक शांत मोड़ की तरफ जाते हैं। जोड़ों के लिए ये एक पसंदीदा जगह है। शाम शांत है। रात के करीब 11 बजे उनकी कार के पीछे हेडलाइट्स चमकती हैं। एक इंजन चालू हालत में खड़ा रहता है। कोई बाहर नहीं निकलता। फिर एक दरवाज़ा खुलता है। इससे पहले कि डेविड चाबी घुमा पाता, गोलियों की आवाज़ सन्नाटे को चीर देती है। बेटी लू अपना दरवाज़ा खोलकर भागती है। गोलियां लगने से पहले वो मुश्किल से 9 मीटर ही दूर जा पाती है। डेविड कार से बाहर निकल ही नहीं पाता। उसके सिर में एक गोली मारी गई है। कातिल बड़ी तेज़ी से काम करता है, बिना किसी हिचकिचाहट के। वो गोलियां चलाता है और अपनी गाड़ी की तरफ ऐसे वापस जाता है जैसे कोई रोज़मर्रा का काम निपटाकर लौट रहा हो। भोर के वक्त उन्हें ढूंढने वाला एक राहगीर पुलिस को बताता है, मुझे लगा कि सड़क किनारे किसी की गाड़ी खराब हो गई है। एक अंधेरी सड़क पर 2 किशोरों की जान चली गई। क्राइम सीन से जासूसों के हाथ लगभग कुछ नहीं लगा। वहां से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल के खोखे मिले। न उंगलियों के निशान, न कोई डीएनए। सुराग के नाम पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। वैलेजो पुलिस ने पहले कभी ऐसा केस नहीं सुलझाया था और ये उनकी जांच में साफ दिख रहा था। लेकिन एक बात थी जिसने जांचकर्ताओं की रातों की नींद उड़ा दी थी। हत्या वाली जगह से 6 मीटर की दूरी पर टायरों के निशानों का एक दूसरा सेट मिला। वहां कोई और भी खड़ा था, सब कुछ देख रहा था। ये सोची समझी साजिश नहीं तो और क्या है। 6 महीने बीत गए, जवाब एक भी नहीं मिला। फिर 4 जुलाई 1969 को वही दोबारा हुआ। डार्लिन फेरिन और माइकल मैगो ब्लू रॉक स्प्रिंग्स में एक कार में बैठे थे, तभी अचानक गोलियां चलने लगी। डार्लिन की मौत हो गई। माइकल को 5 गोलियां लगीं, फिर भी वो किसी तरह जिंदा बच गया। कातिल अभी रुका नहीं था। वो गाड़ी चलाकर एक पेफोन तक गया और वैलेजो पुलिस विभाग को फ़ोन किया। वो कहता है, मुझे एक दोहरी हत्या की रिपोर्ट लिखवानी है। उसकी आवाज़ बिल्कुल शांत थी, जैसे खाना ऑर्डर कर रहा हो। उसने सिर्फ हत्या नहीं की थी, वो चाहता था कि पूरी दुनिया को इसके बारे में पता चले। अब ज़ोडिएक ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 1 अगस्त 1969 को बे एरिया के अखबारों के संपादकों की मेज़ पर 3 पत्र पहुंचे। हर पत्र में एक गुप्त संदेश का एक हिस्सा था। उसकी मांग सीधी थी, इसे अपने पहले पन्ने पर छापो, वरना इस वीकेंड 12 लोग मारे जाएंगे। हर अखबार ने उसकी बात मानी।
डोनाल्ड हार्डन नाम के एक स्कूल टीचर और उनकी पत्नी बेटी ने इस पहेली को सुलझाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने एक हफ्ते में इसे सुलझा लिया। जो लिखा था उसने सबके होश उड़ा दिए। लोगों को मारने में मुझे बहुत मजा आता है। Z408 कोड से डिकोड किए गए ये ज़ोडिएक के अपने शब्द थे। ये जंगल में जंगली जानवरों का शिकार करने से कहीं ज्यादा मजेदार है। अब जरा एक पल के लिए इस बारे में सोचिए। ये कबूलनामा जासूसों को उस व्यक्ति की मानसिकता के बारे में सब कुछ बताता है, लेकिन उसकी असल जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं, न नाम न ठिकाना, पहचान का एक भी सुराग नहीं। एक ऐसा बेहतरीन कबूलनामा जो कुछ भी हल नहीं करता। 27 सितंबर 1969 को ज़ोडिएक लेक बेरिएसा पर हाथ से बना हुआ एक नकाब पहनकर आता है जिस पर उसका चिन्ह बना था। वो ब्रायन हार्टनेल और सेसिलिया शेफर्ड को एक पेड़ से बांध देता है और उन दोनों पर चाकू से वार करता है। सेसिलिया की 2 दिन बाद मौत हो जाती है। ब्रायन बच जाता है। उसे जो याद है वो हिंसा से कहीं ज्यादा जासूसों को परेशान करता है। ब्रायन कहता है वो पूरे समय बहुत शांति से बात कर रहा था, जैसे किसी रेस्टोरेंट में ऑर्डर दे रहा हो। अक्टूबर में पॉल स्टाइन की हत्या से जांचकर्ताओं को पहली बड़ी कामयाबी मिलती है। ज़ोडिएक ड्राइवर की शर्ट का एक टुकड़ा फाड़ लेता है, उसे जीत की निशानी के तौर पर अपने पास रखता है और फिर उसे अखबार को डाक से भेजता है। कैब से उंगलियों के निशान मिलते हैं, शर्ट पर हथेली का एक निशान मिलता है। आखिरकार कुछ ठोस हाथ लगा था। लेकिन कोहरे में मिले उन 2 अधिकारियों को याद कीजिए, जिन्होंने एक खून से सने आदमी को अपने पास से जाने दिया था। रेडियो संदेश की उस एक गलती ने इन सबूतों से मिलने वाले हर फायदे को खत्म कर दिया। 30 सालों तक संदिग्धों की लिस्ट में एक ही नाम छाया रहा, आर्थर ले एलन। वो वलेजो में रहता था और उसका हुलिया अपराधी के हुलिये से मेल खाता था। डॉन चेनी नाम का एक दोस्त पुलिस को बताता है कि हत्याएं शुरू होने से पहले ही एलन मनोरंजन के लिए इंसानों का शिकार करने की बातें करता था। एलन के पास वैसे ही हथियार थे। किसी भी हमले के वक्त वो कहाँ था, इसका उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। कल्पना कीजिए कि आप उस आदमी के पड़ोस में रह रहे हैं और आपको वो सब पता है जो जासूसों को पता है। अब कल्पना कीजिए कि डीएनए कहता है कि वो ज़ोडिएक नहीं है। ज़ोडिएक के पत्रों पर लगी लार से मिला डीएनए आर्थर ले एलन से मेल नहीं खाता। दशकों का शक लैब के एक नतीजे से धराशायी हो गया। इस केस पर काम करने वाले एक जासूस ने सालों बाद स्वीकार किया, हम दंग रह गए थे। हर चीज उसी की तरफ इशारा कर रही थी, सिवाय उस एक सबूत के जो इस केस को खत्म कर सकता था। एलन की मौत 1992 में बिना किसी आरोप की हो जाती है। उसके बाद लॉरेंस केन का नाम आता है, फिर 2021 में गैरी फ्रांसिस पोस्टे का। हर थियरी तेजी से उठती है और उतनी ही तेजी से गिर जाती है। अब जरा पूरी तस्वीर पर गौर कीजिए। ज़ोडिएक अपना नकाब खुद डिजाइन करता है, अनोखे कोड बनाता है, कई शहरों में हमलों की योजना बनाता है, अखबारों को पत्र भेजकर अपने अपराधों को खुद ही नंबर देता है। ये सिर्फ हिंसा नहीं थी, ये एक किस्म का प्रदर्शन था। इंटरनेट आने के दशकों पहले ही वो दर्शकों की मांग कर रहा था। जब आप पूरे पैटर्न को देखते हैं तो एक बात समझ आती है, क्या ज़ोडिएक इतने सालों से छिपा हुआ है या फिर हर कोई उसे देख पाने में नाकाम हो रहा है? 50 साल बीत गए, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, पुलिस उसके करीब तक नहीं पहुंच पाई। डीएनए ने सबसे बड़े संदिग्ध को भी बाहर कर दिया। गवाह किसी एक चेहरे पर सहमत नहीं हो पा रहे। क्रॉस वाले घेरे का वो चिन्ह आज भी सबूतों के कमरे में रखा है और उस हर जासूस का मजाक उड़ा रहा है जिसने इस केस को छुआ। Z340 कोड, जिसमें ज़ोडिएक के लिखे 340 अक्षर थे, उसने आधी सदी तक दुनिया के हर बड़े कोड ब्रेकर को हराए रखा। फिर दिसंबर 2020 में कंप्यूटर चलाने वाले 3 शौकिया लोगों ने वो कर दिखाया जहां 50 साल की विशेषज्ञता फेल हो गई थी। दिसंबर 2020 में नामुमकिन सच हो गया। डेविड ओरांचक, सैम ब्लेक और जारल वानाइक, इन 3 जुनूनी लोगों ने एल्गोरिथम की मदद से Z340 को सुलझा लिया। ओरांचक ने पत्रकारों को बताया, मैंने इस एक पहेली पर 14 साल काम किया। डिकोड किया गया संदेश पुलिस को चिढ़ाता है, हत्याओं के बारे में डिंगे मारता है, न कोई नाम बताता है न कोई पता। लेकिन इस सफलता ने एक अहम बात साबित कर दी, इन कोड्स को तोड़ा जा सकता है। अब बस एक बचा है, Z13 अक्षर जिनमें शायद कातिल का नाम छिपा हो। दिसंबर 2025 में एलेक्स बेबर नाम के एक रिटायर्ड प्रोफेसर ने एक ऐसा दावा किया जिसने ट्रू क्राइम की दुनिया को हिला कर रख दिया।
उनके एआई विश्लेषण ने Z13 कोड को डिकोड करने का दावा किया। उससे जो नाम निकला वो था मार्विन मार्गोलिस। बेबर ने मार्गोलिस का संबंध 1940 के दशक के लॉस एंजलिस और ब्लैक डालिया की अनसुलझी हत्या से जोड़ा। दो कुख्यात मामले जो एक ही एल्गोरिदम से निकले, एक ही नाम से जुड़ गए। ये दावा कुछ ही घंटों में वायरल हो गया। हर कोई इस पर यकीन करना चाहता था। FBI ने बेबर के काम की समीक्षा की, लेकिन कुछ नहीं कहा, न पुष्टि की न इनकार। क्रिप्टोग्राफी विशेषज्ञों ने आपत्तियां जताना शुरू कर दिया। NSA के एक पूर्व विश्लेषक ने चेतावनी दी, आप उन 13 चिन्हों से लगभग कुछ भी कहलवा सकते हैं, सिर्फ 13 अक्षर कोई एक निश्चित जवाब नहीं दे सकते। अनुभवी शोधकर्ता टॉम वोइक ने पुष्टि की कि FBI ने 2025 में पूरे केस को इनएक्टिव श्रेणी में डाल दिया। फाइल बंद हो गई। सवाल आज भी खुला है। 57 सालों की खामोशी अब भी जारी है। 5 परिवार हर दिन इस बोझ को ढोते हैं। डेविड फैराडे की मां अपने बेटे की मौत के बाद दशकों तक जीवित रहीं और उन्हें कभी कोई जवाब नहीं मिला। बेटी लू जेनसन का परिवार हर साल दिसंबर में एक खाली कुर्सी के पास इकट्ठा होता है। डार्लिन फेरिन की बेटी यादों के बजाय तस्वीरों के साथ बड़ी हुई है। सिसिलिया शेफर्ड के माता-पिता ने अपनी 20 साल की बेटी को दफनाया, जो कभी कॉलेज पूरा नहीं कर पाई। पॉल स्टाइन की पत्नी ने अकेले अपने बच्चों को पाला। ज़ोडियाक ने 5 लोगों की जान ली और दर्जनों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। ब्रायन हार्टनेल और माइकल मगाओ जिंदा बच गए, लेकिन उनके जख्म कभी नहीं भरे। हार्टनेल ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता जब मैं बेरियसा के बारे में नहीं सोचता। ज़ोडियाक ने सिर्फ इंसानों की जान नहीं ली, उसने एक एहसास को खत्म कर दिया, सुरक्षा का एहसास। उत्तरी कैलिफोर्निया में सुनसान सड़कें खाली हो गईं। टैक्सी ड्राइवरों ने सुरक्षा के लिए केबिन में दीवारें लगवाना शुरू कर दिया। माता-पिता ने उन दरवाजों पर ताले लगाने शुरू कर दिए जिन्हें कभी तालों की जरूरत नहीं थी। एक पूरे इलाके ने खौफ को पहचान लिया और दशकों बाद भी वे इसे भुला नहीं पाए हैं। इस केस ने अमेरिका में अपराधों से लड़ने का तरीका बदल दिया। ज़ोडियाक से पहले पुलिस विभाग शहरों की सीमाओं के पार जानकारी साझा करने में संकोच करते थे। विलेहो, नापा काउंटी, सैन फ्रांसिस्को, ये तीनों इलाके एक ही कातिल का पीछा कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे को कुछ नहीं बता रहे थे। इसी नाकामी की वजह से मल्टी एजेंसी टास्क फोर्स बनाने की जरूरत पड़ी। अपराधियों की प्रोफाइलिंग करना एक मानक बन गया। मीडिया के साथ तालमेल बिठाना एक कला बन गई। आज जो भी प्रोटोकॉल मौजूद हैं वे इसी नाकामी की उपज हैं, क्योंकि 3 विभागों ने एक फाइल साझा करने से इनकार कर दिया और इस चक्कर में 5 लोग मारे गए। जेनेटिक जीनियोलॉजी अब इकलौती उम्मीद बची है। इस तकनीक ने दशकों पुराने उन अनसुलझे मामलों को सुलझाया है जिन्होंने जासूसों को चकरा दिया था। ज़ोडियाक के पत्थरों से बेहतर तरीके से डीएनए निकालकर आखिरकार कोई मिलान मिल सकता है। जो तकनीक 5 साल पहले नहीं थी, वो आज मौजूद है। जवाब शायद आणविक स्तर पर बैठा है, इसे सही टेस्ट का इंतजार कर रहा है। ये सब सुनने के बाद एक सवाल अब भी बाकी है। क्या आपको लगता है कि एआई ने ज़ोडियाक को सुलझा लिया है, या मार्विन मार्गोलिस महज एक और गलत रास्ता है? ज़ोडियाक द्वारा उत्तरी कैलिफोर्निया को दहलाए हुए 55 साल से ज्यादा हो चुके हैं। डेविड फैराडे, बेटी लू जेनसन, डार्लिन फेरिन, सेसिलिया शेफर्ड, पॉल स्टाइन, ये 5 नाम उस इंसाफ के हकदार हैं जो उनके परिवारों को कभी नहीं मिला। ये केस आधिकारिक रूप से बंद है, जबकि तकनीक उसे पकड़ने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। कातिल चाहता था कि उसका नाम डर के जरिए याद रखा जाए, लेकिन इसके बजाय उसका नाम न्याय के जरिए सामने आना चाहिए। वो क्रॉस वाला घेरा आज भी अमेरिकी अपराध के सबसे अंधेरे कोनों में खौफ पैदा करता है।